तो इसका एक एग्जांपल होगा, सपोज आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले रहे हो, मतलब थोड़ा सा पानी पोर करके, फिर ये पानी है वाटर। अब अगर आप ऐसे कोई वेव प्रोड्यूस करें कि सपोज तो ये एक अब रिजिड सरफेस की तरह एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे बस रिफ्लेक्शन होगा आपका, तो ऐसा रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसा वेव प्रोड्यूस होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा पॉइंट पे नोड होता है और कौन सा पॉइंट में एंटी नोड होता है। जब आपका कोई रिजिड सरफेस होता है, मतलब जिस सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो उस साइड, उस केस में आपका नोड होगा, और तो उस केस में आपको एक नोड मिलेगा, और जहाँ पे ओपन एंड हो वहाँ पे आपको हमेशा एंटी नोड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनिमम प्रेशर है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रेशर है। तो मैक्सिमम प्रेशर में आपको नोड मिलता है और मिनिमम प्रेशर के पॉइंट्स पे आपको एंटी नोड मिलता है। तो फिर कोई भी केस में अगर आपको एक ओपन एक मतलब ओपन सरफेस मिल जाए तो उस केस में एंटी नोड होगा। तो ओपन एंड ये हो गया आपका मिनिमम प्रेशर, तो ये हो जाएगा आपका एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड मैक्सिमम प्रेशर, ये हो गया आपका नोड। तो इस केस में जो हम दोनों साइड क्लोज में किए थे, दोनों साइड में नोड था, क्योंकि दोनों क्लोज एंड्स थे और दोनों में मैक्सिमम प्रेशर साइड्स थे, तो फिर ये हो गया नोड्स, दोनों नोड्स। लेकिन इस केस में क्योंकि मैं एक साइड ओपन कंसीडर कर रहा हूँ और एक साइड क्लोज, तो क्लोज एंड में आपका नोड मिलेगा और ओपन केस में, ओपन साइड में आपका एंटी नोड मिलेगा। तो फिर इस केस में क्योंकि एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, तो हम इस केस को ध्यान में रखेंगे और इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपना। यहाँ पे मैं फिजिकली मैं मतलब आपको एक एक केस दिखा कर ही मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो फर्स्ट केस में सबसे सिंपल केस क्या हो सकता है कि बीच में एकदम कम नंबर ऑफ नोड्स हो और यहाँ पे एक नोड हो और यहाँ पे एक एंटी नोड हो। तो ऐसा तो कैसे ड्राइंग से ही पॉसिबल है। तो अगर आप सिंपली देखें, मतलब बीच में अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होना चाहिए, तो मैं एक पॉसिबिलिटी है कि अगर एक भी नोड्स ना हो, तो अगर एक भी नोड्स ना हो और यहाँ पे एक एंटी नोड होना चाहिए और यहाँ पे एक नोड होना चाहिए, तो एक ही फिगर मेरे मन में आता है और ये है ये फिगर। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये मतलब कोई एक वेव अगर यहाँ पे उसका मैक्सिमा हो और ऐसे ट्रेवल करके ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये होता है आपका, तो ये होता है आपका यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये केस हो जाएगा आपका फर्स्ट हार्मोनिक का, फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका इस केस में ये हो गया आपका फुल लेंथ एल, कैपिटल एल। और ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इसका लेंथ क्या होगा। अब मैं अगर पूरा एक वेवलेंथ को देखता हूँ, एक पूरा वेवलेंथ ऐसा होता है, ये आपका एक पूरा वेवलेंथ है। तो ये इस वेवलेंथ का कौन सा हिस्सा है। अगर ये वेवलेंथ ऐसा हो के फिर और एक ऐसा होता, तब ये एक हाफ वेव ट्रेवल करता, फिर और ऐसा और एक होता तो एक फुल वेव ट्रेवल करता। लेकिन ये बस एक क्वार्टर वेव ट्रेवल कर रहा है, ये बस एक वेव का ये वाला पोर्शन ट्रेवल कर रहा है। जो ये वाला नीचे का पार्ट है वो बस ये ट्रेवल कर रहा है, और जो ऊपर का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा ये वाला पार्ट ट्रेवल कर रहा है। तो फिर ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वो बस इतना पोर्शन ट्रेवल कर रहा है, मतलब λ/4, क्योंकि ये पूरा लैम्डा है, ये पूरा वेवलेंथ लैम्डा है। तो ये वाला λ/2 है, ये वाला λ/2 है, तो ये वाला λ/2/2 मतलब λ/4 है। तो हम इक्वेट करेंगे L इक्वल्स टू λ/4 को, λ/4 के साथ, तो फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इक्वेट करेंगे L इक्वल्स टू λ/4, तो मिल जाएगा आपको लैम्डा इक्वल्स टू 4L। तो इक्वेशन से कि V इक्वल्स टू आपको मिलेगा म्यू इक्वल्स टू V/λ, तो इक्वल्स टू V/4L। तो म्यू इक्वल्स टू V/4L, ये कंडीशन है फर्स्ट हार्मोनिक का। किस केस में, इस केस में कि एक एन क्लोज्ड हो और एक एन ओपन हो।
तो इसका एग्जांपल ये है कि आप इसका लेंथ को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लास पानी लेते हैं और अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो एल का कम हो जाएगा, क्योंकि आप पानी और डालेंगे तो पानी का लेवल हाई होगा, और जितना पानी का लेवल हाई होगा उतना जल्दी मतलब उतना कम एल पे आपको एक एंड मिलेगा, क्लोज्ड एंड मिलेगा। तो आप इसका लेवल बड़ा कम कर सकते हैं, इसका पानी का लेवल कम या बराबर। तो फिर ये हो गया इसका फिजिकल एग्जांपल। तो और ये हो गया आपका फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। तो उसका केस ये हो गया। अब सेकेंड हार्मोनिक का डिराइव करते हैं इक्वेशन। तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए तो मैं फर्स्ट हार्मोनिक का इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए V/4L, ये आपका म्यू है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब सेकेंड हार्मोनिक, तो उसके लिए क्या फिगर होगा। हार्मोनिक के लिए फर्स्ट हार्मोनिक के लिए मैंने कहा था कि एक भी बीच में एक भी नोड नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकेंड हार्मोनिक के लिए एक नोड होगा। तो फिर अगर बीच में एक नोड हो प्लस यहाँ पे एक नोड हो और यहाँ पे एक एंटी नोड हो तो कैसे फिगर बनेगा। तो पहले तो ये नोड से ये नोड हम ऐसा कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सिंस एक एंटी नोड होगा तो हम डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। तो ये मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ कि आप जल्दी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ये इसका अगर प्रॉपर डेरिवेशन है तो मैं एक लाइन में डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन इसका फिर ये है एक टाइप ऑफ शॉर्टकट, मतलब कैसे आपको ब्रेन में पिक होगा ये चीज़ कि आप ऐसे जल्दी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं आप यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो फिर बीच में अगर एक नोट हो गया तो हो गया, मिल जाएगा आपको सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक का इक्वेशन क्या होगा। अगर आप अब इस चीज़ को देखते हैं कि इसका भी इक्वेशन आप लिखेंगे कैसे, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इसका लेंथ क्या लिखेंगे। इतना पार्ट हो गया आपका λ/2, क्योंकि अगर आपका वेव ऐसा होता तो एक पूरा लैम्डा होता, लेकिन ये जो चीज़ है ये इतना है और ये जो चीज़ है ये और इतना है, मतलब इतने चीज़ में आपका पूरा ड्राइंग हो रहा है। और ये पूरा लेंथ है लैम्डा, ये हो गया λ/2, ये हो गया λ/4, तो λ/4 प्लस λ/2 मतलब 3λ/4, तो इतना लेंथ हो गया 3λ/4। तो हम L को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 3λ/4 के साथ। तो फिर यहाँ पे इक्वेट करते हैं L इक्वल्स टू 3λ/4, तो लैम्डा आपको मिल गया 4L/3। तो अब हम अगर म्यू निकाले तो म्यू हो जाएगा आपका V/λ, मतलब 3V/4L। तो सिमिलरली ये हो गया आपका सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक कैसे निकाले, उसके बाद सिमिलरली nth हार्मोनिक कैसे निकालेंगे। तो nth हार्मोनिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, nth हार्मोनिक के लिए आपका ये इक्वेशन होगा n+12 V/2L। तो ये हो जाएगा आपका nth हार्मोनिक। तो सिमिलरली आप इसको, तो ये तो मैं आपको बता दिया कि शॉर्टकट से आपके माइंड में कैसा डायग्राम आएगा ताकि आप ये जल्दी ये काम कर सके। तो आप इसका प्रॉपर डेरिवेशन क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या है। तो फिर से लिखते हैं, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है 2A तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है y स्टैंडिंग इक्वल्स टू 2A sin kx cos ओमेगा t। तो फिर अब अगर क्योंकि पिछले केस में दोनों साइड आपका नोड्स था, तो इस केस में अगर ऐसा एक केस ले लूँ मैं, ये वाला क्लोज्ड एंड है और ये वाला ओपन नोड है, तो फिर ये अगर x = 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर x = L में एक एंटी नोड होना चाहिए। तो आप जो L के साथ इक्वेट करते हैं, तो आप जो यहाँ पे इक्वेट करते हैं कि kx = n पाई, पहले बार तो हम x = L पुट कर लेते हैं,
क्योंकि एट x इज इक्वल टू एल, इस केस में एक एंटी नोड होगा, मतलब साइन का मैक्सिमा होगा। तो फिर इस केस में के एल शुड बी मैक्सिमा, मतलब के एल इक्वल्स टू एन प्लस हाफ पाई। तो एल मिलेगा आपको, तो यहाँ पे के क्या है, के है 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा एल इक्वल्स टू एन प्लस हाफ पाई। तो एल क्या होगा आपका, एल होगा एन प्लस हाफ पाई पाई कैंसिल लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा आपका एल। तो सिमिलरली यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 2l बाई एन प्लस हाफ, लैम्डा होगा आपका 2l बाई एन प्लस हाफ। तो यहाँ से अगर आप v कैलकुलेट, v नहीं म्यू कैलकुलेट करें तो आपको करना पड़ेगा v बाई लैम्डा, मतलब v बाई 2l इंटू एन प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा आपका म्यू, इस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आप n इक्वल्स टू 0 पुट करें, मतलब v बाई 4l, जैसे फर्स्ट के लिए v बाई 4l, अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करें मतलब 3/2, मतलब 3/4 v बाई l, जैसे इस केस में हम देखेंगे, मतलब अगर पिछले बार जैसे बीच में अगर एक नोड हो तो फिर आपको मिलेगा सेकेंड हार्मोनिक, उस केस में देखा हमने अगर n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3/2 इंटू v बाई 12, मतलब 3/4 v बाई l, मतलब 3v बाई 4l। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड हार्मोनिक। तो यही ऐसे ही ये जनरली आप मतलब डिराइव करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड हार्मोनिक। तो मैं आप जैसे पिछले केस में जैसे मैं डिराइव किया था कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक का डायग्राम ड्रॉ किया था, इस केस में भी वो कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, मतलब जनरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबको इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है और ये फोर्थ हार्मोनिक है और ये फिफ्थ हार्मोनिक है। तो अब ड्रॉ कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हार्मोनिक जैसे मैंने कहा था कि हर केस में यहाँ पे एक नोड होना चाहिए, तो क्लोज्ड एंड, मतलब जहाँ पे भी एक क्लोज्ड एंड है वहाँ पे नोड होना चाहिए। तो हर केस में नोड होगा और यहाँ पे एक एंटी नोड होना चाहिए। एंटी नोड मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए हर केस में। हर केस में वेव मतलब वेव का जो मैक्सिमम है वो यहाँ से होगा। अब फर्स्ट हार्मोनिक के लिए बीच में एक भी नोड नहीं होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट केस है कि ऐसे, ये आपका वेव हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। सिमिलरली सेकेंड हार्मोनिक में एक ही नोड होगा, बीच में एक ही नोड होगा। तो पहले सिंस इसके बीच कोई नोड नहीं होगा तो इसके बीच का फिगर ऐसा होगा और यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक बीच में दो नोड्स होंगे, तो ऐसा, ऐसा, मतलब बीच में एक दो नोड्स होंगे। सिमिलरली फोर्थ हार्मोनिक मतलब बीच में तीन नोड्स होंगे, मतलब एक दो तीन चार। सिमिलरली यहाँ पे एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन नोड्स होंगे। सिमिलरली फिफ्थ हार्मोनिक के लिए बीच में चार नोड्स होंगे, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो एट फर्स्ट हार्मोनिक जीरो नोड्स, सेकेंड हार्मोनिक वन नोड, थर्ड हार्मोनिक टू नोड्स, फोर्थ हार्मोनिक थ्री नोड्स, फिफ्थ हार्मोनिक 1 2 3 4 4 नोड्स बीच में। तो ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, मतलब पिक्टोरियली अपना माइंडसेट बनाएंगे कि
जब n हार्मोनिक होगा तो बीच में n-1 नोट्स होगा, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और नहीं तो आपके पास जनरल फॉर्मूला भी है, म्यू इक्वल्स टू v/2l n+12, मतलब इस केस से आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक एंड क्लोज्ड और एक एंड ओपन। तो सिमिलरली आप अगर आप चाहे तो आप दोनों एंड ओपन भी रख सकते हैं, तो उसका भी मैं एग्जांपल मतलब उसका मैं डायरेक्टली मैं बना कर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ पे दोनों एंड ओपन है, यहाँ पे दोनों एंड ओपन है, मतलब दोनों पे पहली बार तो एंटीनोड होना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में कैसे कैसे फिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में एंटीनोड होगा, तो पहला केस आपका ऐसा बन सकता है, या फिर आपका ऐसा बन सकता है। और सिमिलरली आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में आपका L हो गया λ/2, तो इस केस में आपका L इक्वल्स टू λ/2, इस केस में L इक्वल्स टू लैम्डा। तो सिमिलरली अब आप यहाँ से V कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 2L, यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू L, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू इक्वल्स टू v/λ, मतलब v/2L, तो यहाँ से आपको मिलेगा v/L। तो आपका जनरल इक्वेशन यहाँ पे भी है n v/2L। तो आप अगर आप चाहे तो फिर लैम्डा इक्वल्स टू 3 L इक्वल्स टू 3 λ/2 पे भी कर सकते हैं कि और एक लूप हो जाएगा। तो सिमिलरली आप ऐसा अब हर एक केस के लिए डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि सपोज कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक ट्यूब ले लिया आपने, जैसे एक ट्यूब ले लिया, तो इसका तो दोनों साइड ओपन है, तो इसमें वेव कैसे ट्रैवल होगा, ऐसा ट्रैवल होगा, सपोज ऐसा ट्रैवल होगा। तो यहाँ पे बीच में कई सारे नोट्स हो सकता है, लेकिन यहाँ इन दोनों एंड्स पे एंटी नोट्स होगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसी काम पे तो इसी फीचर के ऊपर बेस्ड है कि मतलब अगर कोई ट्यूब ले लिया जैसे फ्लूट्स, तो उसमें वो साउंड वेव्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, ऐसे दोनों साइड जिसमें ओपन है तो ऐसे प्रोवाइड करते हैं। आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाने जाऊंगा, वो है बीट्स। तो पहले मैं बीट्स का डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो beats are produced when two waves have slightly different frequencies and similar amplitude moving in the same direction interfere। तो ये हो गया आपका बीट्स। तो इसका डेफिनेशन ये कब प्रोड्यूस होता है, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू वेव्स हैव स्लाइटली डिफरेंट having slightly different frequencies and similar amplitudes moving in the same directions interfere। मतलब इस केस में भी हम दो सिमिलर वेव्स का एक्सप्रेशन लेंगे जो कि जिनका थोड़ा सा अलग फ्रीक्वेंसीज हो, मतलब सपोज दोनों का फ्रीक्वेंसीज है 1000 और 1002 हर्ट्ज। तो फिर इन दोनों में जो डिफरेंस है
वो बहुत ही छोटा है, मतलब दोनों के कंपैरिजन में उनका जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा है। जैसे कि उनका डिफरेंस है 2 हर्ट्स और उनका इंडिविजुअल मेजरमेंट है 1000 हर्ट्स और 1002 हर्ट्स। तो 2 इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1000 और 1002। सो उस केस में बीट हो सकता है। तो और क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और सिमिलर एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड या तो सेम या फिर लगभग सेम होना चाहिए, और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इंटरफेयर, मतलब जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो जब इंटरफेयर करते हैं तो आपका बीट्स बनते हैं। अब बीट्स आप फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब रियल लाइफ में आप कैसे एनकाउंटर करते हैं, मतलब कौन सा साउंड से आप मतलब अगर इंटरफेयर करेंगे तो आपको बीट्स मिलेंगे। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आप साइमल्टेनियसली दो साउंड सुनते हैं, एक है आपका 1000 हर्ट्स और एक 1002 हर्ट्स। तो जब साइमल्टेनियसली ये दोनों साउंड आपके कानों में आएंगे तो आपका कान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और आपको एक ही साउंड सुनाई देगा 1001 हर्ट्स का, जिसका इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिसका इंटेंसिटी वेरी करेगा और एक पीरियड से वेरी करेगा, जिसका पीरियड होगा कि 1002 माइनस 1000 इक्वल्स टू 2 हर्ट्स। मतलब जो दो साउंड्स है आपका, उनका जो डिफरेंस है वो रेट से आपका इंटेंसिटी वेरी करेगा, तो वही आपका बीट्स है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सपोज आपके पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का साउंड है जो आप साइमल्टेनियसली सुन रहे हैं। सपोज 1000 हर्ट्स और 1002 हर्ट्स के दो फ्रीक्वेंसीज है, आप साइमल्टेनियसली सुन रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आपके कानों में आ रहा है वो दोनों आवाज, 1000 हर्ट्स का और 1002 हर्ट्स का। तो अब आपका कान इतना छोटा डिफरेंस का साउंड्स तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका कान में एक ही आवाज आएगा 1001 हर्ट्स का। अब ये दोनों का एवरेज, ये फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके कानों में आएगा और वेरी इंटेंसिटी के साथ आएगा, मतलब जिसका इंटेंसिटी चेंज होते जा रहा है और कितना रेट से चेंज हो रहा है वो है उनका डिफरेंस। 1002 और 1000 का डिफरेंस मतलब 2 हर्ट्स से चेंज होगा, तो वैसे इंटेंसिटी आपको सुनाई देगा। मतलब तो जो जैसे मैंने कहा कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब 1000 और 1002 हर्ट्स, मतलब बहुत ही छोटा डिफरेंस का फ्रीक्वेंसीज, और सिमिलर एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सिमिलर ही हो, मतलब दोनों का इनिशियल इंटेंसिटी दोनों का सेम ही हो, और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और सेम सोर्स से, मतलब सेम डायरेक्शन से आपको आवाज आ रही है, तो आपको बीट सुनाई देगा जब वो इंटरफेयर करते हैं। अब मैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आऊँगा, जैसे कि दो वेव का एग्जांपल ले लूँगा जिनका ओमेगा थोड़ा सा डिफरेंस के साथ वैरी करेगा, फिर उनको इंटरफेयर कराऊंगा और फिर देखूंगा कि पैटर्न कैसे है। मैं दो इक्वेशन लेता हूँ, एक है y1 इक्वल्स टू a साइन, या फिर मैं कोसाइन फंक्शन लेता हूँ a cos ओमेगा 1t, और y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा 2t। तो यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लगभग सिमिलर है, एकदम सिमिलर नहीं है तो बीट्स होगा नहीं, पर लगभग सिमिलर है। मतलब मैं लिखता हूँ कि सपोज मैं दो चीज़ डिफाइन करता हूँ, एक ओमेगा a इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, और सपोज मैं इसको माइनस करता हूँ, और ओमेगा b इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। सपोज ये दोनों आपका मैं डिफाइन करता हूँ, ओमेगा a और ओमेगा b दो फ्रीक्वेंसीज है जहाँ पे ओमेगा a का वैल्यू ये है और ओमेगा b का वैल्यू ये है। अब मैं अगर इन दोनों को इंटरफेयर कराऊँ, मतलब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 लिखूँ, तो मिलेगा आपको a cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t, मतलब 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 t और cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 t। तो ये हो गया आपका y, तो यही है आपका बीट्स। तो अब जो है ये, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर 1000 और 1002 हर्ट्ज का दो साउंड आपको मिल रहा है, तो आप कौन सा फ्रीक्वेंसी से आवाज सुनेंगे? 1001 का, मतलब दोनों का एवरेज। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, ये जो आपका इक्वेशन है 2a cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2t, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 मतलब उसका एवरेज। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिनसे
साउंड ऑसिलेट हो रहा है, मतलब जिससे आप सुनेंगे, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो भी तो इस केस में इंटेंसिटी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, और इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, कौन सा रेट से चेंज हो रहा है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, इस रेट से चेंज हो रहा है। तो इस रेट से आपका इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 को हम लिखेंगे ओमेगा ए, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा बी। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2a कॉस ओमेगा ए टी कॉस ओमेगा बी टी। मतलब सपोज आपके पास, तो मैं फिगर से सबको समझाता हूँ। सपोज आपके पास इनिशियली 2 वेव थे, एक ये वेव और एक ये वेव। तो इनका एम्पलीट्यूड सेम है, सपोज ए, ये भी ए, लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसीज है, सपोज इसका फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज और इसका फ्रीक्वेंसी है 1002 हर्ट्ज। तो आपको ये दोनों को जो आप ऐड करेंगे तो जो एक रिजल्टेंट वेव आएगा, तो ऐसा कुछ वेव आएगा। तो फिर अब जो मैंने जब जो कहा था कि ऐसा एक वेव आएगा, तो ये पार्ट ये रिपीट होते जा रहा है, मतलब आपको एक वेरिंग इंटेंसिटी का आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि एक पीरियड में मतलब एक पीरियड पे रिपीट हो रहा है, जिसका पीरियड है 1002 माइनस 1002 हर्ट्ज। मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस से इसका इंटेंसिटी जो है ये चेंज होते जा रहा है। तो आप ऐसा एक ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड है, देखिए इस वेव का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बड़ा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इंडिविजुअल वेव्स का फ्रीक्वेंसी आपका 1001 हर्ट्ज होगा। जो आपका ये दोनों का डिफरेंस, मतलब ए बी, ये जो ए बी का जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये हो गया आपका 1001 हर्ट्ज, और जो ये ग्राफ का जो इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी है, मतलब सपोज ए टू सी फ्रीक्वेंसी का आपका मेजर है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 हर्ट्ज, मतलब 2 हर्ट्ज का डिफरेंस से आपका जो इंटेंसिटी में डिफरेंस आएगा वो आपका चेंज होगा, वो आपका रेट है इंटेंसिटी का चेंज होने का रेट, तो वो हो गया आपका 2 हर्ट्ज। लेकिन जो इंडिविजुअल वेव है उसका फ्रीक्वेंसी है आपका 1001 हर्ट्ज। तो यही हो गया आपका बीट्स, मतलब आपको एक ऐसा एक पैटर्न आएगा, मतलब ये दोनों वेव्स को जब आप कोलैप्स करेंगे तो आपको ऐसे एक पैटर्न आएगा। तो कैसे पैटर्न आएगा, जैसे कि एक वेरिंग इंटेंसिटी पैटर्न, और ये जो वेरिंग इंटेंसिटी पैटर्न है ये अपने आप रिपीट करेगा आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज, मतलब 2 हर्ट्ज। तो ये हो गया आपका बीट।